नमस्कार दोस्तों, यूनिक एग्ज़ाम्स आईएएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने करंट अफेयर्स सीरीज़ में इसको और आगे ले जाएंगे और आज हम कुछ नए टॉपिक्स को और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी लगाएंगे जिससे कि जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के हम आज के टॉपिक्स शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चरायदेव मैडम्स। क्यों ये न्यूज़ में रहा? ये पर्टिकुलर साइट की अगर बात करें तो वैसे तो ये कहाँ पे है? ये असम में स्थित है। ठीक, न्यूज़ में क्यों रहा अगर इस पे बात किया जाए तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नॉमिनेट किया, इस पर्टिकुलर साइट को फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, टैग के लिए या स्टेटस के लिए नॉमिनेट किया गया है इसको। ठीक है, इसी वजह से ये न्यूज़ में रहा। आखिर क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है असम के लिए, जिस वजह से सरकार ने इसको नॉमिनेट किया है, उसके बारे में हम देखेंगे और जानेंगे। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये मैडम्स इसी को बोलते हैं। एक तरीके से हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर है, क्रिएट किया गया है, जिसके ऊपर एक ओपन पवेलियन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। ठीक, तो करंटली अगर बात करें हम नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में अभी कोई भी ऐसा वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है जो कल्चरल कैटेगरी में आता है। ठीक, तो अगर इसको ये स्टेटस मिल जाता तो ये पहला साइट बन सकता है। ठीक है, इन द कैटेगरी ऑफ कल्चरल स्टेटस, कल्चरल कैटेगरी के तहत। ठीक, तो चरायदेव मैडम्स की अगर बात करें तो ये माउंट बरियल जो ट्रेडिशन है उसको रिप्रेजेंट करता है, ताई अहोम कम्युनिटी की, या जो अहोम किंगडम था उनके। ठीक है, ड्यूरिंग द मेडाइवल, लेट मेडाइवल पीरियड 13 से 19 सेंचुरी के बीच में। ठीक, इस ड्यूरेशन में अहोम्स की बात करें तो लगभग 600 साल तक इन्होंने रूल किया है असम पे। ठीक है, उसके बाद में ब्रिटिशर्स द्वारा एनेक्स कर दिया गया था इनको 1826 में। ठीक है, तो ये माउंट बरियल ट्रेडिशन क्या है, यहाँ पे इनके जो भी किंग्स या क्वींस थे या फैमिली मेंबर्स हो गए, उनके डेथ के बाद उनको यहाँ पे बरी किया जाता था या दफनाया जाता था। ये एक ट्रेडिशन बन गया था। ठीक है, तो इसी वजह से ये मैडम्स जो है या चरायदेव मैडम्स वो इम्पॉर्टेंट एक तरीके का ट्रेडिशन या कन्वेंशन बन चुका था इस अहोम कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो चरायदेव को पिरामिड ऑफ असम भी, चरायदेव मैडम्स को पिरामिड ऑफ असम भी बोला जाता है। ठीक है, और चरायदेव जो है ओरिजिनल कैपिटल था अहोम किंगडम का। ठीक, किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? चावलंग सुखपा, ये फाउंडर थे अहोम डायनेस्टी के। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे कैपिटल्स रहे अहोम किंगडम के, बट चरायदेव जो था, जो कि ओरिजिनल कैपिटल था, ये हमेशा से ही एक इंपॉर्टेंट या सिंबॉलिक सेंटर रहा इस पर्टिकुलर किंगडम का। ठीक है, तो ये जो सेक्रेड बरियल ग्राउंड्स है अहोम्स का, वहाँ पे किंग्स, क्वींस और जो प्लेस ऑफ, इट वाज आल्सो द प्लेस ऑफ एंसेस्ट्रल गॉड्स जो थे, जिसमें वो बिलीव करते थे, उनको भी वहाँ पे रखा जाता था। ठीक है, तो मैडम्स को हम आम भाषा में मकबरा या टॉम्स बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे दफनाया जाता था राजा रानी या फिर और भी उनके जो फैमिली मेंबर्स थे। तो इसको पिरामिड ऑफ इजिप्ट के साथ कंपेयर किया जाता था, या इसको बोला जाता है कि इट इज इक्विवेलेंट टू द पिरामिड ऑफ इजिप्ट। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स आर्किटेक्चर। ठीक है, जो भी स्किल्स उसमें लगा है उसको बनाने में, उस वजह से क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है या सिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। ठीक, तो उस टाइम के जो भी स्कल्प्टर्स थे या फिर मेसन्स थे, जो काम करने वाले थे मेडाइवल डेज में, किस तरीके से बनाया, जो भी स्किल्स या बारीकियां थी, उसकी वजह से ये खास हो जाता है। ठीक है, तो चरायदेव को जेरूसलेम ऑफ द ईस्ट भी बोला जाता है बिकॉज ऑफ इट्स मैडम्स या मोइदम्स, जो भी बोले हम। ठीक बात है, तो आर्किटेक्चरली अगर बात करें तो ये मैसिव अंडरग्राउंड वॉल्ट बोल सकते हैं। ठीक है, विथ वन, जिसमें एक या उससे ज़्यादा चैम्बर्स या कमरे होते हैं। ठीक है, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इनका, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, और ऊपर एक ओपन पवेलियन बोलते हैं इसको, या मंडप
जैसा कुछ शेप होता है, ठीक है। और एक्सटर्नली बाहर से देखने में ये हेमिस्फेरिकल माउंट जैसा हमें प्रतीत होता है, ठीक। और यहाँ पे जो हीप ऑफ अर्दन माउंट, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, अर्दन माउंट, जो मिट्टी के ढेर से ये बनाया गया है, ठीक। और आप ये जो ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मंडप या ओपन पवेलियन, इसको क्या बोला जाता था, चाउ चाली बोलते थे, ठीक। तो यहाँ पे जो भी डिपार्टेड सोल्स थे या परिवार के सदस्य थे, उनको दफनाया जाता था या बरी किया जाता था, ठीक है। और इसके बारे में हमने पहले ही बताया कि ये अहोम की अगर बात करें तो इन्होंने 600 साल तक रूल किया है। बाद में ये ब्रिटिशर्स द्वारा एनेक्स कर दिए गए थे 1826 में। तो आइए सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू द चरादेव मैदम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द अहोम इक्विवेलेंट ऑफ एंशियंट इजिप्शियन पिरामिड्स, ठीक, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये हमारा। दूसरा है कि इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। ये हमारा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अभी इसकी मांग चल रही है, अभी नॉमिनेट किया गया है, या अभी बना नहीं है, या इसको स्टेटस मिला नहीं है, ठीक है। तीसरा है कि मैदम कंटेन्स सेक्रेड बरियल ग्राउंड्स ऑफ अहोम किंग्स एंड क्वींस। ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर जो है क्या होगा, 1 और 3 विल बी आवर आंसर, ठीक। तो आइए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है। फाइन। अक्सर जो है वेरियस कंट्रीज़, इंडिया और अलग अलग जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच एक्सरसाइजेज होती रहती हैं, बायलैटरल फॉर्म में या मल्टीलेटरल फॉर्म में, ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, इंडिया और इजिप्ट के स्पेशल फोर्सेस के बीच एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है। कहाँ पे? राजस्थान में। और ये पहला है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सरसाइज है दोनों देशों के स्पेशल फोर्सेस के बीच, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका नाम जो रखा गया है क्या है, साइक्लोन 1, ठीक है। ये फर्स्ट एडिशन है, इसी वजह से साइक्लोन 1 रखा गया है, ठीक है। ये 14 दिनों तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएंगी राजस्थान में एट वेरियस प्लेसेस। फाइन। तो जैसा कि हमने कहा स्पेशल फोर्सेस के बीच की एक्सरसाइज है, तो इससे क्या होगा, दोनों देशों के जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। दोनों कंट्रीज़ या नेशंस के जो स्पेशल फोर्सेस है वो आपस में प्रोफेशनल्स जो भी स्किल्स है उनको शेयर करेंगे। इंटर ऑपरेबिलिटी भी देखने को मिलेगी ऑफ स्पेशल फोर्सेस इन डेजर्ट टेरेन में, कि डेजर्ट जैसे एनवायरनमेंट में किस तरीके से जो है दुश्मनों से या फिर टेररिज्म से लड़ा जा सकता है। फाइन। बहुत सारे जो है ड्रिल्स परफॉर्म किए जाएंगे, जैसे काउंटर टेररिज्म, रिकॉनेसेंस हो गए, रेड्स हो गए, या और भी स्पेशल जो भी ऑपरेशंस है उसको कंडक्ट किया जाएगा और परफॉर्म किया जाएगा। फाइन। तो एक तरीके से इट विल ब्रिंग बोथ द नेशंस एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा, जहाँ पे वेरियस स्किल्स शेयर कराई जाएंगी। फाइन। तो एडवांस स्पेशल फोर्सेस स्किल्स की अगर बात करें, स्नाइपिंग हो गया, कॉम्बैट फ्री फॉल हो गया, रिकॉनेसेंस, सर्वेलेंस हो गया, और टारगेट डेजिग्नेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन वेपन्स, इक्विपमेंट्स, या और भी जो भी चीज़ें हैं उस पर जो है स्किल्स शेयर किए जाएंगे। फाइन। तो यहाँ पे जॉइंट प्लानिंग और ड्रिल्स भी देखने को मिलेगा, जिसमें एक मैकेनाइज्ड वॉरफेयर सेटिंग में ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गए, फाइन, ऑन टेररिस्ट कैंप या हाइड आउट्स हो गए, टू इंक्लूड स्नाइपिंग ऑफ हाई वैल्यू टारगेट्स को किस तरीके से क्या करना है, अचीव करना है, या उन पे कैसे निशाना साधना है, उसको परफॉर्म किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से दोनों देशों के बीच जो मिलिट्री कोऑपरेशन या डिफेंस कोऑपरेशन है उसको मजबूत तो करेगा ही करेगा, बट जो एक तरीके से कल्चर भी दोनों देशों के बीच क्या है, प्रमोट किए जाएंगे एक दूसरे से, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आइए सवाल देखते हैं हम। एक्सरसाइज साइक्लोन 1 रिसेंटली इन द न्यूज़ टुक प्लेस बिटवीन द स्पेशल फोर्सेज ऑफ विच ऑफ द गिवन बिलो, या किन देशों के बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, डी, इंडिया एंड इजिप्ट, इन दोनों के बीच कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है।
या लीगल सिस्टम से रिलेटेड जुड़ा हुआ ये हमारा टॉपिक है या एक्सरसाइज है। हम हर रोज़ देखते होंगे चार्जशीट का नाम या एफआईआर का नाम हम सुनते होंगे अखबारों में। तो आखिर ये दोनों टर्म्स हैं क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, ठीक है, क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि प्रीवियस पेपर्स में हमने देखा कि पेरोल के बारे में भी हमसे सवाल पूछे गए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनसे भी पूछा जा सकता है। फाइन। तो एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक, ये क्या है कि इट मीन्स इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर होता है उसके द्वारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाता है। कौन इंफॉर्मेशन देता है? जो एग्रीव्ड पर्सन है या जो विक्टिम हम बोल सकते हैं, या विक्टिम की तरफ से कोई अन्य इंडिविजुअल भी जो है एफआईआर दर्ज करवा सकता है, ठीक है। वो ओरली हो सकता है या रिटन फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक। अबाउट कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय जो भी अपराध है उससे जुड़ा हुआ। फाइन। तो इसका एफआईआर का मतलब क्या होता है, पर्पस क्या होता है? अगर इसकी बात करें तो इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से शुरुआत हो जाती है एफआईआर दर्ज होने के बाद। तो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस ये सॉल्व करता है एफआईआर, ठीक। तो एफआईआर जो है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसके द्वारा भी रजिस्टर करवाया जा सकता है। वो डायरेक्शन देगा जो भी वो थाना क्षेत्र है उसको, उसके बाद ये एफआईआर रजिस्टर हो जाता है, ठीक है। तो आइए, हु कैन फाइल एन एफआईआर, अगर इसकी बात करें तो पहले तो खुद जो विक्टिम है, ठीक है, जिस पे जुल्म हुआ है वो लिखवा सकता है एफआईआर, या फिर उसकी तरफ से उसका फैमिली मेंबर हो या कोई फ्रेंड हो वो लिखवा सकता है, या एनी अदर पर्सन हु विटनेस्ड, जिसने उस क्राइम को होते हुए देखा वो भी जाके एफआईआर लिखवा सकता है, ठीक है। या खुद जिसने कमिट किया बाद में उसको एहसास अगर होता है कि मैंने ये गलती की है तो वो भी जाके अपना जुल्म कबूल कर सकता है और एफआईआर एक तरीके से दर्ज करवा सकता है, या कोई पुलिस ऑफिसर भी करवा सकता है, या कोई अन्य जो पर्सन, ठीक है, हु हैज़ कम, जिसको बाद में जैसे पता चला, जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा क्राइम इसके द्वारा किया गया है, ठीक। इन सभी के द्वारा एफआईआर क्या करता है, फाइल करवाया जा सकता है, ओके। तो हम चार्जशीट की बात करें तो चार्जशीट क्या है? ये फॉर्मल पुलिस रिकॉर्ड होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है चार्जशीट तैयार की जाती है, ठीक है। ये एफआईआर के बाद का प्रोसेस है, एफआईआर इन्वेस्टिगेशन के बाद का प्रोसेस है। एक फाइनल एक तरीके से समरी रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें कि इट शोज द नेम्स ऑफ ईच पर्सन, हर आदमी हर इंसान का उस क्राइम से जुड़े हुए उसमें उसका नाम दर्ज होता है, ठीक है, जिसको कस्टडी में लिया गया है, क्या क्या उस पर चार्जेस लगे हैं, धाराएं लगी हैं उनके बारे में, साथ ही साथ आइडेंटिटी ऑफ जो भी एक्यूजर्स हैं या विटनेसेस हैं उनके भी नाम इसमें होते हैं, ठीक। तो एक तरीके से इसको फोर पार्ट चार्जिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। क्या क्या वो चार चीज़ें होती हैं? पहला, इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्यूज्ड के बारे में, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। जो भी विटनेस होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन इसमें होती है। क्या क्या चार्जेस या स्पेसिफिकेशंस जो भी धाराएं हैं उनसे जुड़ी हुई बातें, प्रेफरिंग ऑफ चार्जेस एंड देयर रेफरल एज अ समरी, इसके बारे में, साथ ही साथ ट्रायल रिकॉर्ड, ठीक। तो ये एक तरीके से जो चार्जशीट होता है इसके बेसिस पे ट्रायल शुरू होती है, ठीक है, ये ट्रायल के काम में आता है। फाइन। तो ये हो गया हमारा चार्जशीट, ठीक। तो एक बार चार्जशीट तैयार होने के बाद वंस इट इज सबमिटेड टू अ कोर्ट ऑफ लॉ, उसके बाद जो है प्रॉपर जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रोसीडिंग की शुरुआत होती है इन अ जुडिशियल सिस्टम के तहत, या कोर्ट में फिर ये केस शुरू हो जाता है, ठीक। तो अगर हम एफआईआर और चार्जशीट के बीच में अगर डिफरेंस की बात करें तो एफआईआर हमारा एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होता है, ठीक है, जबकि चार्जशीट को हम फाइनल रिपोर्ट बोल सकते हैं, ठीक। और एफआईआर जो है विक्टिम के द्वारा या उससे जुड़े किसी अन्य इंडिविजुअल के द्वारा जो है फाइल किया जा सकता है, और जबकि चार्जशीट वो किसके द्वारा, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है उसके द्वारा ही चार्जशीट फाइल की जाती है। फाइन। और एफआईआर जबकि पुलिस स्टेशन में फाइल की जाती है, वहीं चार्जशीट जो है कोर्ट में फाइल की जाती है, ओके। और जैसा कि हमने बताया एफआईआर का पर्पस क्या है,
इन्वेस्टिगेशन शुरू करना, स्टार्ट करना। और जबकि चार्जशीट का काम है, ये क्या कहता है, एक तरीके से ट्रायल की शुरुआत होती है। इसके जस्ट सबमिशन के बाद जो है जुडिशियल सिस्टम या किसी भी कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। ठीक है, तो एफआईआर की अगर हम बात करें तो एफआईआर को विड्रॉ भी किया जा सकता है या वापस भी, अगर कोई छोटा मोटा केस हो तो उस केस में एफआईआर वापस भी हमने देखा है कि लिया जा सकता है। जबकि चार्जशीट फाइल होने के बाद इट कैन नॉट बी विड्रॉन। ठीक है, इसको हम वापस नहीं ले सकते। वो जो है प्रॉपर केस में, कोर्ट में केस चलेगा, उसके बाद ही फैसला जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक, तो आइए सवाल देखते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन लीगल सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है चार्जशीट रेफर्स टू अ फॉर्मल पुलिस रिकॉर्ड दैट कैन बी विड्रॉन। ये हमारा क्या है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि चार्जशीट को हम विड्रॉ नहीं कर सकते, हमने जस्ट अभी बताया। ठीक है, वहीं एन एफआईआर इज अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सर्विंग द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्या है, एफआईआर को बताया जा रहा है कि ये क्या है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। ठीक, इसका पर्पस क्या है, इन्वेस्टिगेशन। ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक, तो यहां से जो हमारा आंसर है बी, दैट इज ओनली 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइन, तो यहां से 2 विल बी आवर आंसर। ठीक, तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा जो है स्वामी सहजानंद से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फाइन, रिसेंटली इनके बर्थ एनिवर्सरी पे जो है सेलिब्रेट किया गया। ठीक, तो इनके बारे में हम जानेंगे। स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करें तो इनका जो रियल नेम था वो नवरंग राय था। फाइन, ये एक एसेटिक थे या सन्यासी बोल सकते हैं हम, नेशनलिस्ट और पीजेंट लीडर थे इंडिया में। ठीक है, एक ऑल इंडिया फिगर थे ये। वैसे तो इनका जो जन्म हुआ वो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में हुआ था, बट इनकी जो भी लाइफ, सोशल या पॉलिटिकल एक्टिविटी, ज़्यादातर ये बिहार में फोकस थे। ठीक है, शुरुआती दौर में या शुरुआती दिनों में। ठीक, और बाद में इनके द्वारा जो ऑल इंडिया किसान सभा का एस्टैब्लिशमेंट किया गया, उसके बाद एक तरीके से ये पूरे देश में क्या हो गए, काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुए। ठीक, तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, इट वॉज फाउंडेड इन 1929। इनके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। किस लिए? टू एड्रेस पीजेंट्स कंप्लेंट अबाउट ज़मींदारी अटैक। जो ज़मींदार थे उनके खिलाफ इस मुहिम को शुरू किया गया था। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो ज़मींदार थे, टेनेंट्स के राइट को क्या कर रहे थे, हक उनका मार रहे थे। इस वजह से उसी के खिलाफ ये मुहिम स्टार्ट की गई थी। फाइन, तो एक तरीके से ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट है, एक तरीके से फाउंडेशन या बेस बन गया किसान आंदोलन का इन इंडिया बात करें अगर हम। ठीक है, तो अगर हम ऑल इंडिया किसान सभा की बात करें तो 1936 में स्टैब्लिश किया गया था, लखनऊ सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ सेशन के बाद, और ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे। फाइन, तो स्वामी सहजानंद द्वारा बिहता, जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पे आश्रम स्टैब्लिश किया गया इनके द्वारा, जहाँ से वो अपना जो भी काम था वहाँ से ही वो करते थे। फाइन, तो ये एक तरीके इंटेलेक्चुअल थे, प्रोलिफिक राइटर, काफ़ी अच्छा लिखते भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे और साथ ही साथ रेवोल्यूशनरी भी थे। तो एक तरीके से देख सकते हैं ये मल्टी डाइवर्स पर्सनालिटी के इंसान थे ये। फाइन, तो इनके द्वारा बकाश्त मूवमेंट भी शुरू किया गया था बिहार में 1937-38 के पीरियड के दौरान। फाइन, बकाश्त का क्या मतलब होता है, सेल्फ कल्टिवेटेड। ये जो है जमींदारी सिस्टम के खिलाफ था, उसको अबॉलिश करने की एक तरीके से मुहिम हम कह सकते हैं। फाइन, और इट वाज अगेंस्ट द एविक्शन ऑफ टेनेंट्स। जो टेनेंट्स थे उनको एविक्ट किया जा रहा था और इसी के खिलाफ ये बकाश्त मूवमेंट शुरू किया गया था। ठीक है, और इस मूवमेंट के बाद ही बिहार में 2 एक्ट्स लाए गए, बिहार टेनेंसी एक्ट और बकाश्त लैंड टैक्स एक्ट, ये दोनों एक्ट लाए गए। ठीक, ये क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। तो इनके अरेस्ट हो जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने ये घोषित किया, सुभाष चंद्र बोस और जो इनकी
जो टीम थी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, 28 अप्रैल को इन्होंने ऑल इंडिया स्वामी सहजानंद डे जो है डिक्लेयर किया, फाइन, इनके ऑनर में, ठीक है, टू प्रोटेस्ट इन प्रोटेस्ट ऑफ हिज इनकार्सरेशन बाय द ब्रिटिश राज, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो है इनको अरेस्ट कर लिया गया था, उसी के खिलाफ एक तरीके से ये शुरू किया गया था कि 28 अप्रैल को हम ये दिवस मनाएंगे, ठीक। आइए सवाल देखते हैं। अकॉर्डिंग विद रेफरेंस टू द सहजानंद सरस्वती कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ऑल इंडिया किसान सभा वॉज एस्टैब्लिश्ड एट द गया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि हमने कहा, बात किया कि लखनऊ सेशन में बनाया गया था, इसको एस्टैब्लिश किया गया था। दूसरा है कि ही ऑर्गेनाइज द बकाश्त मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश टू अबॉलिश जमींदारी सिस्टम, ठीक। ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इन्होंने बकाश्त मूवमेंट की शुरुआत कहाँ की थी, बिहार में की थी, जिसके बाद बिहार में 2 एक्ट्स लाए गए थे, बिहार टेनेंसी एक्ट और बकाश्त लैंड टैक्स एक्ट, ठीक। तो ये हाँ, यहाँ पे हमारे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, क्योंकि करेक्ट पूछा जाता है, जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से डी हमारा आंसर हो जाएगा, फाइन। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये हमारा वेटलैंड से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, ठीक। भोपाल में ये रामसर वेटलैंड साइट है, ठीक है। अगर हम बात करें रामसर वेटलैंड साइट या साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो रिसेंटली वहाँ पे क्रूज शिप की वजह से, ऑपरेट करने की वजह से जो है एनजीटी ने प्रोब स्टार्ट किया है, एक जो है प्रोब स्टार्ट हुआ है, ताकि उसमें इन्वेस्टिगेशन हो और ये पता लगाया जाए कि आखिर क्यों जो है वायलेशंस देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि जो एरिया, जो वेटलैंड है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको, उसके जो वाटर है उसको नुकसान पहुंच रहा है पॉल्यूशन की वजह से, या जो भी अन्य चीज़ें हैं, ठीक। तो भोज वेटलैंड कहाँ पे है, भोपाल एमपी में है, ठीक है। और इसी के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, जहाँ पे क्रूज वेसल के द्वारा पॉल्यूशन किया जा रहा है, ठीक है। उसी से जुड़ा हुआ एनजीटी ने क्या किया, एनजीटी डायरेक्टेड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एमपी का जो स्टेट लेवल का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, कि पीरियोडिकली ये मॉनिटर करें, ये जो भी इनसे जुड़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस पर ध्यान रखें, ठीक है, और ऐसा ना होने दें जिससे कि इसका जो एनवायरनमेंट है या बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंचे इस पर्टिकुलर वेटलैंड के। जैसा कि हमने बताया ये रामसर साइट भी है, फाइन, ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो भोज वेटलैंड जो है इट हैज़ 2 लेक्स, 2 लेक्स हैं, एक अपर लेक है जिसको भोज ताल कहते हैं, और एक लोअर लेक है, या इसको हम छोटा तालाब भी बोलते हैं। तो काफ़ी रिच डाइवर्सिटी देखने को यहाँ पे मिलती है, पर्टिकुलरली अगर हम मैक्रोफाइट्स की बात करें, जू प्लैंक्टन्स की बात करें, या फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ फिश के स्पीशीज़ भी देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वहाँ पे आते हैं, ठीक। और भी, तो इस तरीके से हम देखें तो हाईली बायोडाइवर्स जो है वैरायटीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, चाहे प्लांट की बात कर लें या एनिमल की बात कर लें, ठीक। तो भोज ताल की बात करें तो इसको क्रिएट किया गया था परमारा राजा भोज के द्वारा 1005 से 1055। ये रूलर थे, कहाँ के, मालवा के रूलर थे, इनके द्वारा ये क्रिएट किया गया था ये लेक, ठीक है। क्यों किया गया था, जो इनका एम था टू सिक्योर ईस्टर्न जो फ्रंटियर था इनका, अपने इनके राज्य का या किंगडम का, उसको एज एक तरीके से अपने राज्य को बचाने के लिए, फाइन। तो इसमें एक इट वॉज क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग एन अर्दन डैम, एक डैम भी बनाया गया था, किस रिवर के किनारे, कोलंस डैम, कोलम्स रिवर, ठीक है, वहाँ पे एक डैम भी बनाया गया था। कोलंस रिवर जो है ये फॉर्मली हलाली रिवर का क्या है, एक ट्रिब्यूटरी नदी थी, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या था, भोज ताल के बारे में था, वेटलैंड के बारे में, ठीक। आइए हम सवाल देखते हैं। भोज वेटलैंड और रामसर साइट विद इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिसेंटली इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने देखा कि एमपी में लोकेटेड है, फाइन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था। फाइन, तो कल हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने नए सवाल के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।